डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ टाइम। इससे पहले अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अगला पार्ट पूरा करेंगे अपन। तो इसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को अपन टी हाफ से डिनोट करते हैं। देखिए, हाफ लाइफ टाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की हाफ क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या किसी भी रिएक्टेंट की हाफ परसेंटेज डिकम्पोज हो जाए। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज दैट टाइम इन विच half of its initial quantity of a reactant is converted into product, या फिर अपन ये कह सकते हैं half of its initial quantity of a product reactant is decomposed. Okay, so half life time of a chemical reaction is that time in which half of its initial quantity is decomposed, right? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपने रेट कांस्टेंट क्या पढ़ा था, K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R naught अपॉन R, where R naught is the initial concentration of reactant. It means the reactant की T इक्वल टू 0 टाइम पर concentration है and R T टाइम पर concentration है. We know that at T half the value of R will be R naught by 2. Hence, therefore, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 2.303 T half log R naught upon R naught by 2, right? R naught से R naught cancel, तो K1 will be 2.303 T half log 2. We know that log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010, तो इसकी वैल्यू को अपन पुट अप करेंगे 2.303 T half into 0.3010, तो K half की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, K half will be, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.693 अपॉन T हाफ, तो T हाफ विल बी 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन K1। अब ये मिनट में भी हो सकता है, ये सेकंड में भी हो सकता है, या उसमें जो कुछ अपन टाइम ले, राइट? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला अपने पास में आया वो क्या है 0.693 अपॉन K1, राइट? अब अपन उन एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वैसे तो लगभग बहुत सी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, राइट? तो अब यहां पर अपन को सिलेक्टेड व इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ही पढ़ पाएंगे। Yes, the examples of first order kinetics. Examples of first order reaction या first order kinetics को follow करने वाले examples कौन-कौन से हैं? Yes, पहला first thermally decomposition of azoisopropane. एजोआइसोप्रोपेन क्या फॉर्मूला होता है इसका, आइसोप्रोपेन CH3 एंड एजो कंपाउंड, इस टाइप के ऑर्गेनिक डाइज होती है, इस टाइप की ऑर्गेनिक डाइज होती है जिनमें एन डबल बॉन्ड एन टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उनको अपन बोलते हैं एजोडाइज, एजो ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? यदि इसका अपन थर्मली डिकम्पोजिशन करेंगे तो अपने पास में होगा हेड चेन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 C6H4 गैसियस, और ये प्लस अपने पास में N2 का एवोल्यूशन होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसके लिए अपन रेट लो भी ऐसे लिख सकते हैं, रेट विल बी K1 A जो आइसोप्रोपेन,
ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, तो एजो आइसोप्रोपेन की मोलर कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है वो कितनी होगी 1। ओके, सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन C2H4, अपन ने पढ़ा है कि नहीं, सेचुरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एथीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो क्या होगा C3H6। इसके लिए रेट लो, रेट विल बी K1C2H4 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1। थर्ड एग्जांपल, thermal decomposition of dinitrogen pentaoxide N2O5। इसके अलावा भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको अपन लाफिंग गैस बोलते हैं उसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करें, या फिर डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन करें, तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू ही होता है, राइट। तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसको अपन नाइट्रोजन सेस्को ऑक्साइड भी बोलते हैं, 12th क्लास में पिबलो एलिमेंट भी पढ़ाया ना अपन ने, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जिसको नाइट्रोजन सेस्को ऑक्साइड भी कहेंगे। इस टाइप का नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है जिसमें NON बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड भी होता है। तो चलिए अपन अभी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही डील करेंगे इसकी। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, ये जब थर्मल डिकम्पोज होगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा 2NO2G, डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2। अब इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर रेट को अपन इसके लिए लिखें तो रेट विल बी क्या हुआ N2O5 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1। एक एग्जांपल और लिख देते हैं अपन, चलिए इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या फॉर्मूला होता है इसका, यस C12H22O11। ये शुगर, इसका हाइड्रोलाइसिस करें, इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर क्या होगा H2O, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास में C6H12O6 प्लस C6H12O6। रिएक्शन को बैलेंस करो, C12H24 तो H24O12 तो O12, राइट। तो ये इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी कि शुगर का अपना हाइड्रोलाइसिस करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो क्या है जो न्यूक्लियर फिजिक्स अपन कंसीडर करते हैं, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स, हालांकि ये इन्वर्जन ऑफ शुगर में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताऊंगा, जब अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी ये एग्जांपल अपन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रूप में ही देख रहे हैं। अभी ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को किस टाइप से फॉलो करता है वो अपन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे तब इसको डील करेंगे, राइट। अब मेरे पास में एक एग्जांपल और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए कुछ रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का कंटिन्यू इमिशन होता रहता है। और रेडियो एक्टिविटी उस फेनोमेनन को कहेंगे, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का जो इमिशन हो रहा है उसको अपन रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और इस टाइप के सब्सटेंस से जो इस टाइप की रेडिएशंस को इमिट करते हैं उनको अपन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी कभी भी मीडियम के द्वारा अफेक्ट नहीं होती है, भले आप उसे ओपन मीडियम में रखिए, भले आप उसे क्लोज्ड मीडियम में रखिए, तो उनकी जो रेडियोएक्टिव डेंसिटी रहती है वो सभी टाइप के मीडियम्स में सेम रहती है, यस। अब ये जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे फॉलो करती है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर रेडियम, और रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 88,
और रेडियम का मास जो है यानी कि मास नंबर क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है 226। यदि इससे अल्फा रेडिएशंस का एमिशन हो तो 86 रेडॉन 222 प्लस 2He4, ये अल्फा पार्टिकल्स है। ओके, तो रेडॉन ये अनस्टेबल, देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जनरली जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा रेज। तो ये रेडियम जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो एक स्टेबल न्यूक्लियस रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा रेडिएशंस का इमिट करके। तो इस टाइप की यानी कि जितनी भी नेचर में आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो सारे के सारा डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होगा। तो इसकी जो काइनेटिक्स अपन लिखेंगे तो ये क्या होगा, रेट इक्वल टू K1 RA, यानी RA रेडियम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बट कौन सा मीडियम है, कौन सा कैटलिस्ट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब अपन ने अब तक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ टाइम क्या है उसके बारे में जाना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होती है, T इक्वल टू 0.693 अपॉन फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को शो करने वाले एग्जांपल्स कौन से हैं वो। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिससे आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अच्छी तरह समझ जाओगे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं एक आपको न्यूमेरिकल देता हूं, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A प्रोडक्ट्स इनटू V के लिए हमें K1 रेट कांस्टेंट एंड T3/4 में रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन K1 रिलेशन बिटवीन K1 एंड T3/4। इस टाइप का यदि अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन T3/4 and K1 for a first order reaction। We know that T3/4 time is that time for chemical reaction in which 75% of its initial concentration of reactant is decomposed। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अपने पास में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 अपॉन T log initial concentration, it means R naught upon concentration of reactant at T time, right? Yes। अब इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करें, K1 इक्वल टू 2.303 T कितना, T3/4 यानी 75 यूनिट, कितना 75 यूनिट, T3/4 लिखूं मैं यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 यूनिट। एंड लोग इनिशियल कंसेंट्रेशन को मान लीजिए मैंने 100 मोल पर लीटर मान लिया, कितना मान लिया मैंने इसको 100 मोल पर लीटर। एंड R इट मींस T3/4 टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, मान लीजिए इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 माइनस 75% इसका डिकम्पोज हो जाएगा तो ये 75। K1 सपोज करिए मैंने 75 है नहीं, इसको मैंने मान लिया 2.303 एंड T3/4 ये हो जाएगी log 100 अपॉन 25। तो K1 will be 2.303 T of 3/4 log ये होगा 4, राइट। तो K1 क्या होगा, व्हाट विल बी K1, K1 विल बी 2.303 T 3/4 एंड log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.6021 बिकॉज log
2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो log 4 क्या होगा, log 2 प्लस log 2, तो नियर अबाउट ये कितने हो जाएगी 0.6021। तो K1 की वैल्यू क्या होने वाली है 2.303 इंटू 0.6021 बाई 3/4। ओके, इन दोनों वैल्यूज को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो K1 इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप सोल्व करना है इसको अपॉन 3/4, राइट। तो इस टाइप से अपन किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए K1 और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की इनिशियल क्वांटिटी को 75% डिकम्पोज होने में लगने वाले टाइम में क्या रिलेशन होगा वो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। इस टाइप के जनरली न्यूमेरिकल्स, हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो कोई भी एकेडमिक एग्जाम, चाहे वो आरबीएससी का हो या फिर सीबीएसई का हो, उसी में पूछे जाने हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे नीट एग्जाम हो या फिर जी का कोई एग्जाम हो, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं, राइट। अब मैं एक सेकेंड न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूं। सेकेंड न्यूमेरिकल मेरे पास है, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्जर्व्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन अमीन। न्यूमेरिकल सेकेंड क्या है, चलिए एथिल एमीन का 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इफ फॉलोइंग डाटा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, इफ following data are obtained on thermally decomposition of ethylamine at 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फॉलोइंग डाटा कौन कौन से हैं, फॉलोइंग डाटा ये, यस, यहाँ पर मैं टाइम पैकेज लिख रहा हूं, टाइम, और यहाँ पर प्रेशर, क्योंकि एथिलेमिन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है गैसियस, और गैसेस के लिए कंसंट्रेशन को अपन प्रेशर में नापते हैं, तो प्रेशर की यूनिट क्या मान लेंगे mm मिलीमीटर, तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी मिनट, तो 0 मिनट पर, 2 मिनट पर, 6 मिनट पर और 10 मिनट्स पर। तो एथिलेमिन की इनिशियल प्रेशर जो होगा 0 मिनट पर वो है 55 mm, 2 मिनट पर है वो 64 mm, 6 मिनट पर है वो 79 mm, और सपोज करिए 10 मिनट पर वो है 89 mm। We have to prove that this is first order reactions. Okay, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, if following data are obtained on thermal decomposition of ethylamine at 500 degree centigrade temperature, 0 मिनट पर 55, 2 मिनट पर 64 mm, 6 मिनट पर 79 mm एंड 10 मिनट पर ये है 89 mm, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द thermal decomposition of ethylamine follows first order kinetics। वेरी सिंपल। फर्स्ट देखिए गैसियस रिएक्टेंट्स है, तो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए अपन ने K1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 2.303 अपॉन T into log initial pressure of reactant upon twice of initial pressure minus pressure at T time। तो इसका प्रूव कैसे करेंगे अपन, इसका अपन ये प्रूव करेंगे 2 मिनट पर, इनिशियल को छोड़ दो, 2 मिनट पर प्रेशर कितना उसके लिए रेट कांस्टेंट, 6 मिनट पर प्रेशर कितना उसके लिए रेट कांस्टेंट, और 10 मिनट पर प्रेशर कितना उसके लिए रेट कांस्टेंट। इन तीनों के लिए यदि रेट कांस्टेंट की वैल्यू लगभग सेम आए, अप्रोक्स सेम आए, तो अपन ये कहेंगे कि यह रिएक्शन होगा, यानी जो एथेन एमीन का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होगा। तो अपन वैल्यू पुट अप करते हैं, सबसे पहले एट 2 मिनट, एट 2 मिनट रेट कांस्टेंट क्या है 2.303 अपॉन 2, लॉग इनिशियल प्रेशर इतना ही होगा 55, क्लियर दिख रहा, अपॉन
2 इंटू 55 माइनस 2 मिनट पर प्रेशर कितना 64। ओके, अपने को सिर्फ ये डेटा है, अपने पास में जो ये इक्वेशन है उसमें इनको पुट ऑफ करना है। K1 will be 2.303 अपॉन 2 log 55। अब मैं देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 55 110 माइनस 64, ये होगा नियर अबाउट 46। और K1 will be 2.303 log ये 1.20 के नियर अबाउट हो जाएगा 55 अपॉन 46। अब एक प्रॉब्लम अपने पास में आती है कि log की जो वैल्यू होती है, अपन इस टाइप की प्रॉब्लम्स को तब तक सोल्व नहीं कर पाते जब अपने पास में इनके डेटाज नहीं हो। लॉगरिथम टेबल और एंटी लॉगरिथम टेबल की बिना हेल्प के अपन इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं। अब मैं इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ये बता देता हूं। देखिए log 1.20, तो आपको ये ध्यान देना है इस डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं उनको अपन बोलते हैं मैंटिसा। डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट आ रही है उसको अपन बोलेंगे मैंटिसा, और डेसिमल से पहले जो डिजिट है उनको अपन बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि किसी भी इक्वेशन में log की वैल्यू 1 डिजिट हो, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 डिजिट हो, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 डिजिट में हो, तो उसके लिए log की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। एक बार ध्यान से सुनना, यदि ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 डिजिट में हो तो इसके लिए log की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये आपको एक हल्का सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, राइट। अदरवाइज अपन इस टाइप की प्रॉब्लम को बिना log और एंटी लॉग टेबल के हेल्प सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जनरली 1.20 की जो वैल्यू होगी वो अपन कैसे लिख सकते हैं, K1 इक्वल टू 2.3032 इंटू, और इस log 1, तो मुझे पता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो log 1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो नियर अबाउट ये होती है 0.0772, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो K1 की वैल्यू आएगी 0.0892। 0.0892 इट मींस इजीली दिखाया था, यानी दो डेसिमल इधर, तो 8.92 इंटू 10 टू पावर -2 क्या यूनिट होगी, मोल पर लीटर। इसको मिनट में ले रहे हैं, मिनट इनवर्स, राइट। तो मेरे पास में K1 की वैल्यू 8592 इंटू 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स। अब इसी को अपन करेंगे 6 मिनट, तो 6 मिनट K1 की वैल्यू 6 मिनट, K2 देखिए, अब हम सीधा करेंगे डायरेक्ट, K2 वैल्यू पुट अप करो 2.303 मिनट यानी 6 log इनिशियल प्रेशर यानी 55 अपॉन ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर, इट मींस 2 इंटू 55 माइनस टी टाइम पर प्रेशर यानी कि 79। 6 मिनट पर प्रेशर कितना 79। आर यू गेटिंग इट, समझ में आ रहा, यस। इसको सोल्व करेंगे 2.303 अपॉन 6 log 55 और 2 इंटू 55 यानी कि 110 माइनस 79 31, राइट। अब 2.303 अपॉन 6 log, और इसको 55 बाई 31 ये होगा नियर अबाउट हो जाएगा 2.61। अब ध्यान देना वही प्रॉब्लम कि विदाउट logarithm and anti-logarithm table we cannot solve this step। अपने को एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, मैंटिसा 0.61 कैरेक्टरिस्टिक्स 2, यदि log में कैरेक्टरिस्टिक्स 1 डिजिट में है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होने वाली है, तो log 2.6 की वैल्यू कितनी होगी
ये इसको सोल्व करने के लिए आप जो एनसीईआरटी बुक्स है 12th क्लास की, उसके जस्ट पीछे इस टाइप की टेबल दे रखी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो उसको सोल्व करने में। 2.303 अपॉन 6, राइट, और लॉग 2.6 की वैल्यू कितनी होगी ये आप देखोगे, जब आप टेबल की हेल्प लोगे तो आप पाओगे इसकी वैल्यू 0.2498, राइट। और अब इस स्टेप को अपन सोल्व करेंगे, इस स्टेप को अपन सोल्व करते हैं 2.303 इंटू 0.2498 डिवाइडेड बाय 6, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी 0.0956, ऑलमोस्ट वैल्यूज, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये ऑलमोस्ट वैल्यूज है, राइट। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको डेसिमल में, 10 की पावर में, जो होगा 9.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये होगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो अपने 2 मिनट पर, अपने 6 मिनट पर, और अपन लास्ट निकालेंगे कितना K3 10 मिनट्स पर। 10 मिनट्स पर वही वैल्यू पुट अप करो, क्या मैं सीधा लिख रहा हूं इसको, देखना 2.303 अपॉन 10 log 55, इनिशियल कितना है, इनिशियल प्रेशर कितना है थाइलामीन का 55 mm इंटू 2 इंटू 55 माइनस 89, तो K3 यहां तो दिख रहा है, K3 विल बी 2.303 अपॉन 10 log 55 अपॉन 2 इंटू 55 110 माइनस 89, ये होगा 21, राइट। ये कितना हो जाएगा यहां पर 21। अब इसको यदि अपन सोल्व करें, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू K3, मेरे पास में जो K3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.303 अपॉन 10 एंड log 55 अपॉन 2, ये होगा 2.61, सॉरी यहाँ पर 31 है, नहीं तो ये मेरे हिसाब से आएगा 1.77। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 31 2 जा 62, तो ट्वाइस तो होगा नहीं, होगा 1.77, और log 1.77 की वैल्यू 0.249, इसको सोल्व करेंगे इतना। अब 55 अपॉन 21, तो 21 2 जा 42, जब 42 इसका मतलब log 2.61। K3 वही कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स 2 है, मैंटिसा 61 है, करेक्टरिस्टिक्स की डिजिट 1 है, वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच, तो K3 will be 2.303 10 and 2.61, इसकी वैल्यू नियर अबाउट होगी, जब आप लॉगरिथम टेबल की हेल्प लोगे तो 0.4203, तो K3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो क्या होगा, और डिवाइडेड बाय 10, तो ये वैल्यू आएगी 0.0968, और ये हो जाएगा 9.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां इस इक्वेशन में ये देखते हैं लॉग कितना है 1.20, यहां पर कितना है 1.17, यहां पर कितना है 2.61, राइट। तो इनकी वैल्यू जो लगभग है, K3 की वैल्यू जो बढ़ रही है, डिजिट्स में बढ़ रही है, एप्रोक्स बढ़ रही है। अब अपने को क्या करना है, K1 8.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर मिनट, K2 9.56 and this, and K3 9.68 into 10 to power minus 2,
अपन ये कह सकते हैं कि यदि अपने पास में जो एक्सपेरिमेंटली ये डेटा ऑब्जर्व हो रहा है, अपन ने जो एक्सपेरिमेंटली ये डेटा ऑब्टेन किया है, उन सब के लिए 2 मिनट पर, 6 मिनट पर और 10 मिनट्स पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो हो रही है वो नियरली सेम आ रही है, एप्रोक्स वैल्यूज अपन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि एप्रोक्स वैल्यूज आती है तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू ही होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि thermal decomposition of ethanamine at 500 degree centigrade temperature takes place by first order kinetics, because we obtain the values of K1, K2 and K3 at different time at 2, 6 and 10 minutes. These values are approximate. अगर वैल्यूज approximate है तो इसका मतलब ये रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होगी। ठीक है, यदि अपन एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए रेट कांस्टेंट की, तो क्या होगा, K will be average of K1 plus K2 plus K3 divided by 3। अगर इसकी एवरेज वैल्यूज को अपन निकालेंगे तो इनका सम कर देंगे डिवाइडेड बाय 3। क्लियर पॉइंट। अब एक हल्का सा न्यूमेरिकल और मैं समझाता हूं ताकि आपके जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इनको थोड़ा इजीली समझ पाओ। इसके अलावा भी आपको देखिए इस टाइप की जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हालांकि नीट एग्जाम, जेई एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चन आने वाले नहीं है, वो सिर्फ कॉन्शियसली बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हालांकि जो एकेडमिक एग्जाम है, आरबीएससी है, सीबीएसई है और कोई भी बोर्ड्स है, बोर्ड की जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक के बारे में और ज्यादा स्ट्रांग होगा और आप इनका इजीली आंसर दे पाएंगे। मेरे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बी हाफ लाइफ टाइम इज 10 मिनट, देन कैलकुलेट द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ ए इन सॉल्यूशन मिक्सचर आफ्टर 10 मिनट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर आप मेरे साथ नोट करते चलिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर first order reaction A products into B, half life time is 10 minutes, then find out the percentage quantity, then find out the percentage quantity of A यानी कि reactant in reaction mixer after 60 minutes। जहां तक as I am getting this question, जहां तक इस क्वेश्चन को मैं ये समझ पा रहा हूं, for first order reaction A products into B, half life time is 10 minutes, then find out the percentage quantity of A in reaction mixer after 60 मिनट। तो उस रिएक्शन मिक्सर में 60 मिनट के बाद में ए का कितना परसेंटेज शेष रहेगा। ओके, तो अब चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो कैसे, ध्यान देना, इसको सोल्व करेंगे तो अपने लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, इजीली दिख रहा है, इजीली दिख रहा है 2.303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन r। इस फॉर्मूले को तो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो अपन बात करेंगे उसमें ये फॉर्मूला तो आना ही आना है, राइट। अब हाफ लाइफ टाइम क्या है, हाफ लाइफ टाइम कितना है इसका, 10 मिनट, हाफ लाइफ टाइम इज 10 मिनट। तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, लगाइए दिमाग। हाफ लाइफ टाइम इज 10 मिनट, तो अपन क्या करते हैं, देखिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 मिनट। अब K1 की वैल्यू अपने पास में है नहीं, तो K1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, K1 विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ कितना है 10 मिनट, तो 0.693 अपॉन 10
क्या हो जाएगा 0.0693 और रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, ये क्या होगा मोल पर लीटर पर मिनट। तो अपने पास में K1 की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना, आफ्टर 60 मिनट व्हाट विल बी द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ A इनटू द रिएक्शन मिक्सर। तो आफ्टर 60 मिनट, आफ्टर 60 मिनट अब अपने को T कितना लेना है 90 मिनट। ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में अपन पुट अप करेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो क्या होने वाला है बताइए आप। देखिए 2.303 T की वैल्यू 60 लोग इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को मान रहा हूं 100 मोल पर लीटर पर मिनट। T या मान लीजिए मुझे यहाँ R फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यूज किसके इक्वल होगी रेट कांस्टेंट के 0.0693। अब देखें, अब अपने को log 100 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट 60 मिनट, हर का मतलब ये तो हुआ क्या होगा 0.0693 इंटू 60 अपॉन 2.303। ये कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आप अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा बेटा, अब देखना मैं सीधा सा कर रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 ये 3 डिजिट के बाद में है पॉइंट और ये 1 2 3 ये 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ मैं 6 यानी कि 6 into 10। तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं log 100 अपॉन r, तो ये हो जाएगा 6.90 पॉइंट, ओके। तो ये हो जाएगा 0.693 इंटू 6, क्योंकि यहाँ 60 में 6 इंटू 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया। वो क्यों किया मैंने, इसको ज्यादा सिंपल बनाने के लिए। अब देखिए 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 3, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अगर अपन इसको सोल्व करें, क्या देखना log 100 अपॉन r इक्वल टू, इसको यदि अपन सोल्व करें तो अपने पास में फाइनली वैल्यू जाएगी, आप सोल्व करना इसको 0.693 यानी पॉइंट से पॉइंट तो रिमूव हो गया, तो ये हो जाएगा 693 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2303। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.805 1.805 अपने को आर यानी रिमेनिंग परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिक परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि अपने इनिशियल कंसंट्रेशन यदि 100 मोल पर लीटर मान रहे हैं तो ये ऑलवेज परसेंटेज में ही होगा। देखिए आप log 100 अपॉन r यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 60 मिनट, r का मतलब ये है, तो 100 अपॉन r इक्वल टू 1.805 है, तो मुझे 100 अपॉन r की वैल्यू क्या होगी, ये log में है तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे अपन, एंटी लॉग 1.805 राइट। तो ये होगा 100 अपॉन r। वही प्रॉब्लम, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग्स की वैल्यू विदाउट अपन लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल के सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंटिसा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करते समय हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखना है। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट। अब आप एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो एंटी लॉग टेबल में 0.00 से 0.99 तक की जो वैल्यूज है आप देखना, उसमें 0.00 से 0.99 तक की वैल्यूज है, तो 0.80 आप 0.80 पे देखना और थर्ड डिजिट क्या है 5, तो 0.80 की लाइन में 5 देखना, तो आपके पास में वैल्यूज कितनी आएगी, वैल्यूज आएगी इसकी वैल्यूज आएगी 6383 राइट, क्योंकि एंटी लॉग टेबल में 0.00 से 0.99 तक का जो कॉलम है और अपने पास में पॉइंट के बाद में दो डिजिट जो है
तो 0.80 और थर्ड डिजिट है 5, तो 0.80 और 5 के कॉलम में आप देखोगे तो 6383 आएगा। 1.805 की वैल्यू कितनी है? 6383। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी बुक्स में आप देखना, एंटीलॉग टेबल 0.00 से 0.99 अपने पास में यह आएगा 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 डेसिमल से पहले 1 है, यानी 1 डिजिट है, इसको मैं बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी इसको मैं n मानू, n प्लस 1, इसका मतलब कितना हुआ? 2। तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगाइए, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा? एंटीलॉग 1.805 की वैल्यू कितनी होगी? 63.83। अब देखिए 100 अपॉन r इक्वल टू 63.63। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? r विल बी 100 अपॉन 63.83 और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो वैल्यूज होगी नियर अबाउट 1.56%। आप इसको सोल्व करोगे नहीं तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 1.56%। तो इसका आंसर कितना होगा कि 60 मिनट के बाद में जो सॉल्यूशन मिक्सर होगा, जो रिएक्शन मिक्सर होगा, उसमें रिएक्टेंट का जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो 1.56% होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में आज अपन इतना ही पढ़ पाएंगे, बाकी प्रॉब्लम्स है अभी तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने में अपने को ये मान के चलिए कि 7-8 लेक्चर और लग जाएंगे। इन प्रॉब्लम्स को, इन क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से ही सॉल्व करें। हालांकि इतने लंबे क्वेश्चंस, ये इनको आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।